गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2025 में बेस्ट सेविंग्स अकाउंट कौन सा है। अब आमतौर पर ना बैंक्स के अंदर 1 से 2 सालों में इतना बदलाव नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं होने वाली है 2025 में, क्योंकि 2024 की शुरुआत से 2025 तक काफी चीजें बदल चुकी। मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आरबीआई ने कोटक के ऊपर बैन लगा दिया है और आज तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो बैन हटा नहीं है। उसके बाद जो आईसीआईसीआई के एमडी है संदीप बख्शी जी, उनके भी क्विट करने के रिपोर्ट्स आ रहे थे। और फिर ईयर एंड में हमने देखा कि जो एक्सिस बैंक है और जो एचडीएफसी बैंक है, उनके ऊपर आरबीआई ने करोड़ों रुपए का फाइन लगा दिया है फॉर नॉन कंप्लायंस। तो 2024 की शुरुआत से 2025 तक जो अभी शुरुआत होने ही वाली है, तब तक काफी चीजें बदल चुकी है और 2025 में हम लोग सेविंग अकाउंट या फिर एफडी के जो इंटरेस्ट रेट्स है उनके अंदर भी कटौती देख सकते हैं। तो ऐसे में 2025 एक करेक्ट ईयर हो सकता है ये पूछने के लिए कि विच इज द बेस्ट सेविंग्स अकाउंट फॉर 2020। इस वीडियो में हमने 20 बैंकों के 100 से ज्यादा अकाउंट्स की तुलना की है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि उनका ब्याज दर क्या है, ऐप का एक्सपीरियंस कैसा है, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 अलग कैटेगरी में बेस्ट सेविंग्स अकाउंट बताऊंगा, जैसे कि बेस्ट प्रीमियम अकाउंट हो गया, बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट हो गया, बेस्ट प्रीमियम अकाउंट हो गया, बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट हो गया, या फिर बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। और हाँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है और इसका प्रमाण यही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी तरीके की कोई भी लिंक देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको दिल से वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन सेविंग्स अकाउंट। तो अब चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि बेस्ट पेमेंट बैंक्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते थे, जियो, पेटीएम और एयरटेल। अब 2024 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर बैन लगा दिया, तो अब आपके पास बचते सिर्फ 2 पर्याय, एयरटेल और जियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में और पेमेंट बैंक अकाउंट में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर ना मोटा मोटी 4 मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, जिससे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ये है कि पेमेंट बैंक्स जो होती है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वो आरडी एफडी वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि वो कार लोन, होम लोन, किसी भी तरीके का लोन वो दे नहीं सकते। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो पेमेंट्स बैंक होते हैं उसके अंदर आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते, क्योंकि आरबीआई खुद अलाउ नहीं करता। ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, इसके कारण ना पेमेंट्स बैंक की जो यूटिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। और ये सिर्फ उनके लिए अच्छा है जो बस अपनी बैंकिंग जर्नी को शुरू कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स वगैरह। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पेमेंट बैंक स्पेस में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स हैं, वो है एयरटेल और जियो। अब वैसे देखा जाए तो एयरटेल जो है वो बड़ा प्लेयर है, लेकिन जियो भी अच्छा खासा कर। अब जियो के अंदर ना आपको 3.5% का ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर, वहीं पर जो एयरटेल है वो आपको 7% तक का ब्याज देता है। लेकिन ये सिर्फ तब जब आपके अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से ऊपर है। अगर 1 लाख से नीचे है तो सिर्फ आपको 2% का ब्याज देखने को मिलता है। जियो के चार्जेस का स्ट्रक्चर है वो काफी आसान है, यानी कि इन्होंने बोल के रखा है अपने वेबसाइट के ऊपर भी कि ट्रांजेक्शन के या फिर डेबिट कार्ड के पैसे विड्रॉ करने के, इन सब के ना आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल के अंदर आपको बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं। अब इनके जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है उसका स्नैपशॉट में आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये उनका चार्जेस का स्क्रीनशॉट है। चार्जेस के अलावा भी काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हमें एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट इंपोज करके रखी है कैश विड्रॉल पे, कैश डिपॉजिट पे। तो ऐसे में ना इन्होंने काफी चीजों को पेचीदा करके रखा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ जियो पेमेंट बैंक की, तो चार्जेस का स्ट्रक्चर भी काफी आसान है और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन भी हमें देखने को नहीं मिलता। एयरटेल का एक फायदा है कि जो मोबाइल की रिचार्जेस है, डीटीएच रिचार्ज है या फिर फास्टैग का पेमेंट है, ये सब आपको एक ही अकाउंट के अंदर मिल जाता है। वो सुविधा अभी फिलहाल जियो में नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजें मुझे लगता है कि जियो में काफी आसान। दूसरे अकाउंट की बात करते हैं जो कि है एवरीडे यूज अकाउंट। अब इसके अंदर हमारी सलाह रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट अकाउंट, और इसको पर्सनली मैं भी यूज कर रहा हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। आईडीएफसी के अंदर आपको 7.25% का ब्याज मिल जाता है, लेकिन तभी मिलता है जब आपकी अमाउंट मिनिमम 5 लाख से ऊपर हो। अगर 5 लाख से नीचे है तो फिर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 3% के आसपास रहेगा। और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, वो आपको 3% के आसपास ही दे रहा है। ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताया 7.25 का, ये हर महीने चेंज होते रहता है। तो हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ और ही रेट चल रहा हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे भी 2025 में ब्याज दर कम ही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो 7.25 का मैंने आपको बताया, ये लंबे समय तक आपको नहीं मिलना। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आईडीएफसी एक छोटा बैंक है, तो ज्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स से हो सकता है कि वो ज्यादा ब्याज दर दे बड़े बैंकों की तुलना। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि मैंने इस बैंक को एवरीडे यूज के लिए चुना है। दरअसल क्या है कि मैंने पिछले 2 साल में ये नोटिस किया कि जो आईडीएफसी है वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है अपने डिजिटल एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। तो हो सकता है उनकी आप बात कर लो, उनका ऐप हो गया या फिर उनकी वेबसाइट हो गई, ये काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर हम लोग तुलना करें किसी आईसीआईसीआई के साथ या फिर कोटक के साथ, तो मुझे लगता है कि उनका ऐप और वेबसाइट काफी अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भी
वो अपने एक्सपीरियंस को, डिजिटल एक्सपीरियंस को अच्छा करते रहे। और अगर मैं बात करूं कि ब्रांच एक्सपीरियंस की, तो आई एम श्योर कि बाकी बैंकों की तुलना में ना आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप आईडीएफसी ब्रांच जाते हो। अब मुझे पता है कि ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करेगा, लेकिन जहां तक मैंने महसूस किया, मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे तो लगता है कि मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और एक चीज ऐसी है कि अभी ये लोग क्योंकि नए हैं, तो जो इनकी प्रीमियम सर्विस है, जैसे कि प्रीमियम बैंक लॉकर्स हो गए या फिर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हो गए, तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। बड़े बैंकों की तुलना में ना, बड़े बैंकों के इतने नखरे होते हैं कि उनके सामने बस हाथ जोड़ना ही रह जाता है। तो ऐसे में ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। चीज ऐसी है कि आईडीएफसी सेविंग अकाउंट के साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिससे आप अनलिमिटेड एटीएम के ट्रांजैक्शंस कर पाओगे फ्री में। तो ऐसे में अगर आप 10,000 का बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको वीजा क्लासिक कार्ड मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर आप 25,000 से ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। मोटा मोटी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये दोनों फर्क है कार्ड्स के अंदर। अगर आप प्लैटिनम कार्ड के लिए जाते हो तो आपको जो ब्रांड्स है जैसे कि टाटा क्लिक, यात्रा, लाइफस्टाइल, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है और आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है। तो ये मोटा मोटी फर्क है। और प्लैटिनम डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको हायर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर बात करें कैश विड्रॉल की, तो वो भी आपको यहाँ पर ज्यादा करने को मिलेगा। ख्याल से ना आईडीएफसी का जो बैंक अकाउंट मैंने आपको बताया, ये काफी अच्छा हो सकता है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। अब जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पर ना दो बैंकों का टाइप हो चुका है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। आईसीआईसीआई का टाइटेनियम अकाउंट और एचडीएफसी का प्रीमियम अकाउंट। अब आप लोग कहोगे कि यार थोड़ी देर पहले तो आप लोग इन बैंकों को अच्छा नहीं बोल रहे थे, तो अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है, इन दोनों का मेजॉरिटी कॉर्पोरेट के साथ टाइप होता है। और हमने ये भी देखा है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको बैंक से अच्छा सपोर्ट भी मिल जाता है। जो आईसीआईसीआई का टाइटेनियम अकाउंट है, इसके अंदर आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि अगर आपने एक लिमिट सेट कर दी, उसके ऊपर जो भी बैलेंस जाएगा उसकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी और आप 2 से 3% एक्स्ट्रा ब्याज कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई के अंदर आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक या फिर कैश विड्रॉल, ये सब कुछ जो फैसिलिटीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में। एचडीएफसी प्रीमियम अकाउंट का ये फायदा है कि ये प्रीमियम अकाउंट होने के साथ साथ आपको ना जीरो बैलेंस अकाउंट भी ऑफर करता है आपको, यानी कि अकाउंट होल्डर को और उसके फैमिली मेंबर्स को। इसके साथ साथ आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है इस अकाउंट के साथ, जिसके अंदर आपको जीरो लायबिलिटी कवरेज, एक्सीडेंट कवर वगैरह वगैरह बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन दोनों का फायदा ये है कि जो एनपीएस और पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको आप घर बैठे भी ऑपरेट कर सकते हो। और एक सुविधा ऐसी है आपको मिल जाती है कि आप ना इनके जो क्रेडिट कार्ड्स है, इनको भी आसानी से आप ले पाओगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तब भी। हम सब लोग जानते हैं कि इन दोनों बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड है, वो वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स है मार्केट के अंदर। जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट प्रीमियम अकाउंट। अब ये यहाँ पर हमारे पास 2 सलाह है और ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। जो सबसे पहला हमारा रिकमेंडेशन है वो है इंडसइंड का एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट, जो कि कुछ साल पहले एक्सिस बरगंडी था, लेकिन एक्सिस बरगंडी के अंदर काफी डिवैल्यूएशन देखा गया। उसके बाद ये अकाउंट है जो काफी अच्छा। अकाउंट की जो एलिजिबिलिटी है वो है 2 लाख रुपए, जो कि पूरे अगर हम लोग स्पेस पे देखें काफी अच्छा है, क्योंकि बाकी बैंक्स का अगर आप चेक करोगे तो मिनिमम 25 से 30 लाख होती है। इंडसइंड एक्सक्लूसिव उन गिने चुने बैंकों में से है जहां पर आपको लॉकर के ऊपर 5,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरे लॉकर के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, और अकाउंट के साथ साथ आपको 500 रुपए तक के बुक माई शो के टिकट्स भी मिलते हैं हर महीने, और साथ ही साथ आपको स्विगी और बिग बास्केट के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, और उसी के साथ साथ फॉरेन करेंसी खरीदने पर आपको 0% की फीस लगती है। तो लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा पर्याय हो सकता है। इसी कैटेगरी में हमारी जो दूसरी सलाह है वो है आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ। और आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ ना हमारे कैटेगरी में, यानी कि हमारे लिस्ट में पिछले 3 सालों से सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि वेल्थ कैटेगरी के अंदर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 5 लाख की है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है 10 लाख की, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग 5 लाख में भी मान जाएंगे। इनफैक्ट मेरे सर्कल में ही कोई है जिन्होंने अभी 5 लाख में ही वेल्थ कैटेगरी में अपग्रेड किया। आईडीएफसी फर्स्ट के अंदर आपको जो फर्स्ट लॉकर है वो बिल्कुल फ्री मिलता है, दूसरे पे भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन आमतौर पर मैंने नोटिस किया कि जो आईडीएफसी फर्स्ट की ब्रांचेस है वो थोड़ी सी एक सिटी के अंदर काफी कम देखने को मिलती है, और वैसे भी जो हमारे लॉकर्स होते हैं वो सारे ब्रांच में होते ही। सो इवन दो लॉकर्स फ्री है, लेकिन बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आपको लॉकर मिले, क्योंकि लॉकर होते ही लिमिटेड है। तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। आईडीएफसी वेल्थ के अंदर ना आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लाउंज एक्सेस फ्री में मिल जाता है। इसी के साथ साथ इनकी जो पर डे की कैश विड्रॉल की लिमिट है वो भी 7 लाख की है, और इसी के साथ साथ आपको फ्री गोल्फ लेसन वगैरह काफी ज्यादा सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये जो अकाउंट है ये आपको काफी सुपर लग्जरी फील देता है, और वो भी कम एलिजिबिलिटी के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ्री गोल्फ लेसन वगैरह मिलते हैं, तो ये काफी बढ़िया अकाउंट हो सकता है। बात करते हैं आखिरी कैटेगरी की, जो कि है बेस्ट स्टूडेंट्स अकाउंट, और इसके अंदर हमारी पसंद है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहले से ही हमारे कम्युनिटी के अंदर इस अकाउंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है,
और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाता है। सबसे बढ़िया पार्ट इस अकाउंट का ये है कि आपको 0.15% का डिस्काउंट मिल जाता है एजुकेशन लोन के ऊपर, और साथ ही में 0 प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। साथ साथ इस अकाउंट में आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि एक लिमिट के बाद आपकी जितनी भी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा एफडी की तरह। और ये सारे फीचर्स ना एक स्टूडेंट अकाउंट के अंदर बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन इस अकाउंट का एक खामी मुझे ये लगी कि ये अकाउंट अगर आपको खोलना है तो आपको पेरेंट्स के साथ खोलना पड़ता है, जो कि मुझे पता है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया। सो यहाँ पर हमने एकदम डिटेल में बात करी कि कौन सा बेस्ट सेविंग अकाउंट हो सकता है 2025 में। आप अपने हिसाब से भी अकाउंट को चुन सकते हो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो ठीक से फिर से सुनना, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये सारी जानकारी लेके आने में, एडिट करके आप तक पहुंचाने में। तो अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया हो तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन बेस्ट सेविंग्स अकाउंट इन 2025। हमारी मेहनत सफल हो जाए।